नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 30 क्लासेस पूरी कर ली हैं, जिनमें हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और अध्याय 7 कंप्लीट कर लिया है। सभी अध्याय की MCQ क्लासेस भी कर ली गई हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के 11वें अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अब तक की सभी क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप अपने अन्य साथियों के साथ भी वीडियो शेयर करते रहें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अध्याय 11 से। अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगर योजना के बारे में दिया गया है। अध्याय 11 में हम धारा 159 से लेकर धारा 199 तक का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 159 से करते हैं। यह धारा थोड़ी बड़ी है, इसको हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। धारा 159 में नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाओं को तैयार करने के बारे में बताया गया है। धारा 159 में पहला पॉइंट है, विधि के अधीन रहते हुए नगर पालिका नगर के समेकित और नियोजित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं तैयार करेगी। इसी में अगली लाइन है, नगर पालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इस धारा में पहला पॉइंट जिसमें बताया गया है कि विधि के अधीन रहते हुए, अर्थात जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनके अधीन रहते हुए नगर पालिका नगर के समेकित और नियोजित विकास के लिए और जो नगर पालिका की भूमि है उसके संतुलित उपयोग के लिए उस नगर का एक सर्वेक्षण करवाएगी और सर्वेक्षण के आधार पर वह मास्टर विकास योजना या अन्य किसी योजनाओं को तैयार करेगी जो कि नगर के विकास के लिए आवश्यक होंगी। जब नगर पालिका नगर के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी तब नगर पालिका महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति, इन दोनों समितियों में से कोई भी एक समिति हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकती हैं। जो नगर बड़े होते हैं वहाँ महानगर योजना समितियाँ होती हैं और जो नगर या नगर पालिकाएं छोटी होती हैं वहाँ महानगर समितियाँ ना होकर के सीधे जिला योजना समिति होती है। कई जगह या ये दोनों योजना समितियां भी उपस्थित रह सकती हैं। इन समितियों के साथ साथ नगर पालिका मुख्य नगर नियोजक के साथ भी समन्वय स्थापित करेगी, अर्थात जब नगर पालिका कोई योजना बना रही होगी तो वह महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति के साथ साथ जो राज्य के हमारे मुख्य नगर नियोजक हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करेगी। आगे इस धारा में दिया गया है, हम नगर पालिका जिन योजनाओं को तैयार करेगी या हम इस धारा के अंतर्गत जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं जिनमें मास्टर विकास योजना, अन्य योजनाओं की बात कर रहे हैं, उन सभी योजनाओं की कोई ना कोई कालावधि होती है, अर्थात वे सभी योजनाएं किसी टाइम पीरियड के लिए आती हैं। धारा में बताया गया है कि मास्टर विकास योजना जो होगी वह 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी और निष्पादन योजना 5 वर्ष की कालावधि के लिए, और तीसरे नंबर पर दिया गया है कि वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना यह 1 वर्ष की कालावधि के लिए होगी। धारा 159 का दूसरा पॉइंट है, यदि नगर पालिका उचित समझे या राज्य सरकार निर्देश दे तो नगर पालिका प्रत्येक वार्ड के लिए ऐसी योजनाएं तैयार कर सकती है। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि मास्टर विकास योजनाएं, निष्पादन योजनाएं या नगर पालिका की वार्षिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो यदि नगर पालिका अपनी राय में उचित समझे या राज्य सरकार निर्देश दे तो प्रत्येक वार्ड के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इस धारा का तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो मास्टर विकास योजना नगर पालिका क्षेत्र के लिए लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवास, संचार, यातायात नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास परियोजनाओं को संक्षेप में स्पष्ट करेगी और निम्न मामलों में उपबंध करेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो मास्टर प्लान के तहत किन किन क्षेत्रों में योजनाएं बनाई जा सकती हैं
उनके बारे में बताया गया है। वह क्षेत्र लोक उपयोगिता के विषय होंगे, अर्थात जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिनमें यातायात, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आवास, संचार इत्यादि के क्षेत्र में योजनाएं तैयार की जाएंगी। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंटों को हमने लिया है। अधिनियम में काफी लंबी सूची थी, जिसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पीडीएफ का जो स्क्रीनशॉट होगा उसे सरसरी निगाह से जरूर पढ़ लें। यहाँ हमने केवल कुछ मुख्य पॉइंटों को ही लिया है कि मास्टर प्लान के तहत किन किन मामलों में उपबंध किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पथिक एकेडमी के ही नाम से है, आप वहां जाकर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है यातायात, सड़क, राजमार्ग, रेल, बस सेवा, हवाई अड्डे। दूसरा है प्राकृतिक दृश्यावली, वन, वन्य जीव संरक्षण और विकास। तीसरा है जिला व्यापार केंद्र, स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, पशु मेले, बाजार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पांचवा है अपना पर्यटक कॉम्प्लेक्स, होटल। छठवां है आवासन। सातवां है उद्योगों का स्थान परिवर्तन और आठवां है आवास, वाणिज्य, वन, खनन आदि के लिए भूमि की सीमा का निर्धारण करना। अब इस पॉइंट को आप इस तरह समझिए कि जो मास्टर प्लान के तहत हम योजनाएं तैयार करेंगे वो लोक उपयोगिता के विषय में तैयार की जाएंगी, और लोक उपयोगिता के जो विषय होते हैं वह किसी क्षेत्र के लिए यातायात, आवास, संचार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इससे संबंधित होते हैं। यहाँ हमने कुछ मुख्य पॉइंटों को लिया है। तो यदि इनका अर्थ समझें तो यातायात के लिए हम देखें तो मास्टर प्लान के तहत यह निर्धारित किया जाता है या इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं कि राजमार्ग कहाँ से निकलेगा, सड़कों के लिए जगह चिन्हित की जाती है। यदि उस क्षेत्र में हवाई अड्डे का निर्माण है तो उसके लिए भूमि का निर्धारण किया जाता है। तो यह सब मास्टर प्लान के तहत किया जाता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा प्राकृतिक दृश्यावली। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में कोई नेचुरल सीनरी अवेलेबल है, जैसे झील, झरना, पहाड़ी इत्यादि अवेलेबल है, टूरिस्टिक जगह है, तो उसके लिए भी मास्टर प्लान के तहत योजनाएं बनाई जा सकती हैं। और नगरपालिका क्षेत्र में यदि वन और वन्य जीवन है तो उसका संरक्षण करना, उसकी सीमा का निर्धारण करना इत्यादि भी मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा। आपने देखा भी होगा यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में वन या वन अभ्यारण्य आता है तो उसकी सीमा से कुछ किलोमीटर के दायरे में कई प्रकार के निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है, जिससे कि वन और वन्य जीवन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और किसी प्रकार का वन्य और वन्य जीवों को खतरा ना हो। आगे हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में हमने देखा है जिला व्यापार केंद्र। आपने जिला व्यापार केंद्र इत्यादि के बारे में सुना होगा। इनको भी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाया जाता है। कई क्षेत्रों में आपने स्थायी प्रदर्शनी केंद्रों को देखा होगा, जहां स्थानीय प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन होता रहता है। आपने क्षेत्रों में पशु मेले, बाजार इत्यादि को भी देखा होगा। इन सभी का निर्माण और जमीन को चिन्हित करना यह सब मास्टर प्लान के अंतर्गत होता है। क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, पर्यटन कॉम्प्लेक्स बनाना, होटल इत्यादि बनाना, उनके लिए जगह निर्धारण करना कि होटल किस एरिया में बनेंगे, यह सब मास्टर प्लान के तहत होता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा मास्टर प्लान के तहत आवासीय कॉलोनी या भूखंडों को काटा जाता है सरकार के द्वारा, तो यह भी मास्टर प्लान के अंतर्गत होता है। कई बार आपने देखा होगा कि उद्योगों के लिए अलग से जगह निर्धारित कर दी जाती है, तो वह काम भी मास्टर प्लान के तहत किया गया है। आप यदि एक ताजा उदाहरण देखें जो करंट में भी है कि जयपुर में कोचिंग संस्थानों के लिए एक अलग से जगह निर्धारित की गई है। अगर आपको वह जगह पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जयपुर में किस स्थान पर कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट किया जाएगा भविष्य में, और उनके लिए सरकार की तरफ से कौन सी जगह निर्धारित की गई है। तो यह पूरी प्रक्रिया मास्टर प्लान इत्यादि के अंतर्गत योजना बनाकर ही की जाती है। अगला पॉइंट देखें तो आवास, वाणिज्य, वन, खनन आदि के लिए भूमि की सीमा का निर्धारण भी मास्टर प्लान के तहत किया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र में यदि खनन हो रहा है तो किस सीमा तक खनन किया जाएगा, अर्थात उसके क्षेत्र की सीमा कितनी होगी। यदि कोई वन है तो उसकी सीमा कहाँ तक है, इसको मास्टर प्लान के तहत ही तैयार किया जाता है। धारा 159 का अगला पॉइंट है मास्टर विकास योजना जहां अपेक्षित हो उन जोनों को परिभाषित करेगी जिनमें नगर पालिका विकास प्रयोजन के लिए विभाजित की जा सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा यदि नगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य होने हैं तो मास्टर प्लान के तहत नगर पालिका को जोन में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यदि इसको उदाहरण से समझें तो आपके नगर पालिका क्षेत्र में उद्योगों के लिए एक अलग जोन हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जहां केवल उद्योग विशेष के लिए कार्य होते हैं। उसी प्रकार कई प्रकार के कार्यों के लिए मास्टर प्लान के तहत अलग अलग जोन बनाए जा सकते हैं।
इसमें अगला पॉइंट है, परंतु नगर पालिका यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि मास्टर प्लान के तहत जो जोन बनाए गए हैं और यदि नगर पालिका को ऐसा लगे कि लोक हित में इस जोन का क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए तो वह उस जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकती है। यदि इसे उदाहरण से समझें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए मास्टर प्लान के तहत किसी क्षेत्र विशेष को उद्योगों के लिए जोन घोषित किया गया। उस जोन में उद्योगों को लगाया जाएगा, लेकिन उस उद्योग जोन जो बनाया गया है उसके आसपास का क्षेत्र में यदि आबादी बढ़ती है तो नगर पालिका चाहे तो उसे आवासीय क्षेत्र घोषित कर देगी और लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित होगा, जिस कारण से जो उद्योग का जोन है उसका क्षेत्र परिवर्तित कर दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, नगर पालिका कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाओं के मामले में उनमें सम्मिलित मदों और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में विनिश्चय कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो योजनाएं तैयार की जा रही हैं उनमें जो मद शामिल हैं और जो सर्वेक्षण शामिल हैं, यदि नगर पालिका चाहे तो उन सर्वेक्षणों को कम कर सकती है या किसी मद को हटा भी सकती है। यहाँ जो सीमा शब्द है ये लिमिटेशन, बाउंड्री नहीं है, ये लिमिटेशन के अर्थ में यूज किया गया है। अर्थात नगर पालिका यह विनिश्चय करेगी कि हमें किसी योजना में किन किन मदों को शामिल करना है और नहीं। अगला पॉइंट देखें, नगर पालिका मास्टर विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम का उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिम्मा ले सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए मास्टर विकास योजना के तहत कोई स्कीम बनाई गई और नगर पालिका के पास वित्तीय साधन है ही नहीं, तो फिर नगर पालिका उस स्कीम का जिम्मा नहीं लेगी। जब नगर पालिका के पास वित्तीय संसाधन होंगे तभी वह किसी योजना को लागू कर पाएगी, अन्यथा वह इसका जिम्मा नहीं लेगी। अगली धारा है धारा 160। धारा 160 में बताया गया है योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अर्थात योजनाएं जो तैयार की जाएंगी और उनको जो मंजूर किया जाएगा तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वह इस धारा में बताई गई है। पहला पॉइंट है, किसी योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व नगर पालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और नोटिस में जारी तारीख से पहले व्यक्तियों से आक्षेप व सुझाव मांगेगी। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका कोई भी योजना तैयार कर रही है तो सर्वप्रथम उस योजना का प्रारूप तैयार करेगी और उस योजना के प्रारूप की एक कॉपी निरीक्षण के लिए प्रोवाइड कराएगी और उस योजना के प्रारूप पर कोई भी व्यक्ति अपने आक्षेप अर्थात किसी को असहमति है तो वह या फिर उस योजना के संबंध में अपना कोई सुझाव प्रस्तुत कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन वह सुझाव एक नोटिस भी जारी किया जाएगा, उसमें जारी तारीख से पहले ही सुझाव और आक्षेप आपको देने होंगे। यह इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। अगला पॉइंट है, नगर पालिका समुचित समझे तो योजनाओं के प्रारूप पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी। और इस सलाहकार समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, तो नगर पालिका के समस्त सदस्य, उद्योगों वाणिज्यों के प्रतिनिधि, नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों से 6 प्रतिनिधि, नगर के अन्य 6 प्रमुख नागरिक, नगर के गैर सरकारी संगठन से 6 प्रतिनिधि। अर्थात नगर पालिका जो योजना का प्रारूप तैयार करेगी उस पर विचार करने के लिए वह एक सलाहकारी समिति का भी गठन कर सकती है। और इस सलाहकारी समिति में कौन कौन शामिल होगा, तो नगर पालिका के सभी सदस्य और नगर पालिका क्षेत्र में जो उद्योग वाणिज्य आदि संचालित हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। उसी प्रकार नगर के 6 प्रमुख नागरिकों को भी सलाहकार समिति में शामिल किया जाएगा और उसी नगर के गैर सरकारी संगठन से 6 प्रतिनिधियों को सलाहकार समिति में शामिल किया जाएगा। इसको यदि एक बेसिक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आपके नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य मार्ग जहाँ पर आपके बाजार इत्यादि भी है उससे संबंधित कोई योजना तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ का जो व्यापार मंडल होगा उसके प्रतिनिधियों को नगर पालिका अपनी सलाहकार समिति में जरूर बुलाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य मार्ग से संबंधित कोई योजना है, वहाँ उन व्यापारियों की दुकानें व्यापार इत्यादि हैं तो उनको शामिल जरूर करेगी। तो इसी प्रकार से नगर पालिका योजनाओं के प्रारूप पर विचार करने के लिए
सलाहकार समिति का गठन करती है और उनसे राय मशवरा आदि लेती है। धारा 160 में अगला पॉइंट है, सलाहकार समिति के समस्त आक्षेपों, सुझावों, सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात नगरपालिका योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात योजना को अंतिम रूप से मंजूर करेगी। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि पिछले पॉइंट के आधार पर जो हमने सलाहकार समिति का गठन किया था उससे सुझाव, आक्षेप और सिफारिशें इत्यादि को मांगा जाएगा और सलाहकार समिति जो भी आक्षेप, सुझाव और सिफारिश देगी नगरपालिका उन सभी पर विचार करेगी और विचार करने के पश्चात नगरपालिका योजना के प्रारूप के अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार के पास भेजेगी और यदि राज्य सरकार योजना का अनुमोदन कर देती है तो उसके पश्चात योजना को अंतिम रूप से मंजूर माना जाएगा। अब अगली धारा है धारा 161, जिसमें योजना के प्रवर्तन की तारीख के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा योजना मंजूर किए जाने के तुरंत बाद लोक नोटिस में उल्लेखित करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है और योजना का स्थान बताते हुए प्रकाशित किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है कि नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से योजना का प्रवर्तन माना जाएगा। अब इस धारा को समझिए। धारा 161 में योजना के प्रवर्तन की तारीख के बारे में बात की गई है। यदि हम मूल अधिनियम की बात करें तो यहाँ नगरपालिका द्वारा योजना के मंजूर किए जाने की बात की गई थी, जिसे अधिनियम संशोधन 2010 के द्वारा चेंज कर दिया गया है और नगरपालिका शब्द को हटा करके राज्य सरकार शब्द यूज किया गया है। तो अब हम इसको राज्य सरकार ही मानेंगे। तो धारा 161 के अनुसार राज्य सरकार जब योजना को मंजूर कर देगी तो उसके बाद एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिस नोटिस में यह बताया जाएगा कि योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और जिस स्थान पर वह योजना लागू हो रही है उस स्थान का नाम बता दिया जाएगा और कि क्या क्या कार्य होने हैं उसकी प्रति भी नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी और इस प्रकार वह नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। और जब नोटिस का प्रथम प्रकाशन होगा उस तारीख से ही योजना का प्रवर्तन माना जाएगा। तो यह धारा 161 के अंदर दिया गया है। यह पॉइंट आप याद रखना कि धारा 161 में राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूर की जाने की बात की गई है। यह अधिनियम संशोधन 2010 के अनुसार है। अगली धारा है धारा 162। धारा 162 में बताया गया है योजना का पश्चातवर्ती रूपांतरण, अर्थात जब योजना प्रवर्तन में आ जाए तो उसके बाद यदि योजना में कोई परिवर्तन करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो तो किस प्रकार किया जाएगा। धारा 162 में पहला पॉइंट है, किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से योजना में रूपांतरण कर सकेगी। अर्थात यदि राज्य सरकार अनुमोदन कर दे तो नगरपालिका उस योजना को मॉडिफाई कर सकती है। अगला दूसरा पॉइंट है, योजना के रूपांतरण से पूर्व नगरपालिका नोटिस द्वारा आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करेगी और उन पर विचार करेगी। जब राज्य सरकार से योजना में रूपांतरण के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो नगरपालिका रूपांतरण करने से पूर्व एक नोटिस जारी करेगी जिसमें रूपांतरण से संबंधित आक्षेप और सुझावों को मांगेगी। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आक्षेप या सुझाव देता है रूपांतरण से संबंधित तो नगरपालिका उन पर विचार करेगी। तीसरा पॉइंट है, योजना में किए गए रूपांतरण को प्रकाशित किया जाएगा और रूपांतरण प्रकाशन की तारीख से या राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवर्तन में आएगा। अर्थात नगरपालिका द्वारा योजना में जो रूपांतरण या मॉडिफिकेशन किया जा रहा है उसको प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशन की तारीख से ही वह रूपांतरण प्रवर्तन में आ जाएगा, या हो सकता है प्रकाशन की तारीख को ना मान करके राजपत्र में कोई अन्य तारीख दी गई हो, उस तारीख से रूपांतरण प्रवर्तन में आ जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि कोई भी रूपांतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन ना हो, यानी कि जब तक राज्य सरकार अनुमोदित नहीं कर देती है तब तक किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं किया जाएगा। तो यह धारा 162 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 163।
धारा 163 में बताया गया है योजना के क्रियान्वयन के बारे में। इस धारा में बताया गया है योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात नगरपालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगी जो अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाए। अर्थात यदि कोई योजना प्रवर्तन में आ गई है तो उसके बाद नगरपालिका उस पर कार्रवाई कर सकेगी और नगरपालिका जो भी कार्यवाही करेगी वह अधिनियम के जो उपबंध हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतनी ही धारा को करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।